अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की हंगामा आराई जुमे के रोज़ भी जारी रही। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाली हंगामा आराई के दरमियान ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दरियासना अपोजिशन कायदीन पार्लियामेंट हाउस में गांधी मुजस्समे के सामने एहतजाज करने बैठ गए। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला अब तक हंगामा खैज रहा। मरकजी हुकूमत राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानात को लेकर उनका घेराव कर रही है। हुक्मरान पार्टी राहुल गांधी से मुसलसल माफी मांगने का मुतालबा कर रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में अपोजिशन कायदीन ने पार्लियामेंट में गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए अडानी केस की जेपीसी जांच का मुतालबा किया। कांग्रेस एमपी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे एहतजाज में शामिल हुए। इसी दरमियान कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान ऑडियो म्यूट कर दिया गया। क्या ये जमहूरियत है? लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने चाशुम्बे को भी कहा था कि उनका माइक 3 दिन के लिए म्यूट कर दिया गया है। में सब हाउस ऑर्डर में आएगा। माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चुना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I have received today 11 notices under Rule 267. Shri Neeraj Dangi, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Kumar Ketkar, Shri Syed Nasir Hussain, Dr. Ami Yaznik, Shri Santosh Kumar P. They have raised the issue to discuss the government failure to constitute a joint parliamentary committee to investigate the charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, and financial mismanagement against the Adani Group. Just be patient. I would expect not to be so ad hoc. Shrimati Ranjit Ranjan, Shri K.C. Venugopal, Shri Sanjay Singh, Shri Pramod Tiwari, they have raised the issue to discuss the government's questionable role in promoting business interests of Adani Group of companies. Shri Alama Ram Karim has raised the demand to discuss the Hindenburg report on Messrs. Adani Enterprises and other companies of his group, which has put in danger people's deposit in LIC, SBI and other banks. Honorable members, when I get a notice, I go through all the notices and then put them in category. So bear with me. A notice was received from Ms. J.B. Mathur. The notice was received beyond the stipulated time, and therefore it has not been considered. After
carefully going through the issue, the notices I find cannot be allowed. One second. Before. One second. With respect to the point of order raised by leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate, including the letter means the assertion made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. The house stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023. राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेज दिया है। नोटिस में राहुल से रेप का शिकार हुई लड़की के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया। दरअसल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मैं रेप का शिकार हुई एक लड़की से मिला था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर पुलिस को बताया तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पुलिस ने उसी लड़की के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी को नोटिस भेजा। पुलिस का कहना है कि वो लड़की को सिक्योरिटी देना चाहते हैं। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के नोटिस पर नाराजगी जताई। पार्टी ने ट्वीट किया कि हुकूमत अडानी हिंडनबर्ग मामले में राहुल गांधी के सवालों से घबरा गई है और पुलिस का सहारा ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस उस मुतासिरा के बारे में जानकारी मांग रही है। पार्टी ने कहा कि वो सही वक्त पर कानून के मुताबिक नोटिस का जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले का नोट लिया है। उन्होंने मुतासिरा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सवालों की एक लिस्ट राहुल गांधी को भेजी है। पुलिस ने उनसे कहा है कि सवालों के जवाब जल्दी और डिटेल में दें जिससे मुतासिरा को सिक्योरिटी मुहैया की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में मुंतखब जगहों पर कायम किए जाने वाले पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की बेहतरीन मिसाल साबित होंगे और उनसे बड़ी सरमायाकारी और रोजगार को हौसला अफजाई मिलेगी। मोदी ने जुमे को ट्वीट किया कि ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस स्कीम में खेत से लेकर स्पिनिंग मिल, फैक्ट्री, फैशन और बैरून मुल्क मार्केट तक टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू एडिशन सीरीज की कड़ियों को फरोग देने का तस्वुर किया गया है। उन्होंने तबसरा किया कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेंगे, करोड़ों की सरमायाकारी को रागिब और लाखों मुलाजिमतें पैदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर को फरोग देंगे। ये बताते हुए खुशी हो रही कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कायम किए जाएंगे।
कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा जुमे के रोज छल्लाकेरे में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क में कहते हैं कि भारत में जमहूरियत खत्म हो गई है। कांग्रेस इंतखाबात नहीं जीती तो जमहूरियत खत्म होने की बात करती है। ना जाने आंगन टेढ़े जैसी बात राहुल गांधी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोप को कहते हैं कि भारत में दखल दो और जमहूरियत को बचाओ। कि आज आपकी पार्टी को देश से लगभग सफाया हो चुका है। जब भी भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूलकिट गैंग अचानक से एक्टिव हो जाती है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, कभी आंदोलन को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हाथ तो 7 समुद्र पार और दूसरा यहां के दोनों मिलकर के ऐसी ताली बजाते हैं, अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कि आखिर भारत विरोधी जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है? विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सके। भारत को कमजोर कार्यों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। यह बात उजागर होती है। जिस इंग्लैंड ने मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक इजलास में कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज किया गया। पार्टी राय के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 18 मार्च यानी कल जारी हो सकती है। इस मीटिंग में कर्नाटक कांग्रेस सदर डीके शिव कुमार और साबिक वज़ीर आला सीतारामैया भी मौजूद थे। पार्टी राय के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में कर्नाटक का शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का नाम भी हो सकता है। डीके सुरेश अभी रियासत में कांग्रेस के इकलौते एमपी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर गए थे। वो वहां असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 20 मार्च को बेलगावी में एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे से पहले 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टल गई। काउंसिल ने बताया कि उनके वकील सिंघवी कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसीलिए सुनवाई पीर तक टालने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। पीएम मोदी पर दिए गए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन खेड़ा को 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी, यानी 17 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। सुनवाई टलने के बाद यह राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी। कांग्रेस अर्जुमान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतम दास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें वजीर आजम के नाम को लेकर कंफ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी
कन्वेंशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुमे के रोज मनीष सिसोदिया की रिमांड की मियाद 5 दिन और बढ़ा दी है। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपने फोन बदल दिए थे, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े 2 और लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बिठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं। वहीं सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने साबिक डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। एजेंसी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, ये नहीं बताना है कि क्या जुर्म हुआ। कन्फ्रंट करने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला की सियासी लड़ाई हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन जुमे के रोज नजारा कुछ बदला सा था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बजट सेशन के दौरान अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की। वहीं वजीर आला ने भी पुराने गिले शिकवों को मामूली बताकर जमहूरियत के एहतराम की बात कह डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में बोलने की कुछ हदें टूटी हैं, लेकिन इससे ताल्लुकात नहीं टूट सकते। कई मुश्किलात के बाद भी केजरीवाल हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो एक पेड़ ने हवा के लिए कही है वो मेरे पत्ते रोज गिराती है, पर उससे मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटे नहीं है रिश्ते मेरे। तो रिश्ते बने रहेंगे, बिल्कुल बने रहेंगे। हमारी सरकार हमारे रिश्ते आम आदमी पार्टी के तर्जुमान संजय सिंह ने कहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अडानी के घोटाले को लेकर वो बीजेपी हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं और इसकी सभी परतें आवाम के सामने रखेंगे। देखो भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल कर पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मनाए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, एलआईसी को एसबीआई को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है।
ये बात एक नहीं 1000 बार तक बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। और ऐसी बंदर घुड़कियां मैंने राजनीति में बहुत देखी है। ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मत खेलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मैंने बंदर घुड़कियां अपनी जिंदगी में देखी है। जितना दम है सारी एजेंसियों को लगाओ, लेकिन अडानी के घोटाले पे छोड़ूंगा नहीं। जबरन अपने आका के कहने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पहले सीबीआई ने रिमांड ली। सीबीआई की रिमांड जब पूरी हो रही थी तो 10 महीने तक हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली एजेंसी ईडी, उस ईडी बेचारी को कुछ पता नहीं था। बेचारी ईडी इतनी भोली थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। अचानक रातों रात जब मनीष सिसोदिया की सीबीआई के मामले में जमानत की याचिका की सुनवाई होनी थी, उसके एक दिन पहले ईडी आती है, वो कहती है हमको पूछताछ करनी है, हमें रिमांड दो। 7 दिन की रिमांड ले लिए, पूछताछ कर लिए, फिर आ गए अभी और पूछताछ करनी है, रिमांड दो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरा देश देख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे को कहा कि वो अपनी रियासत के तमाम मदारिस को बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पहले ही 600 मदारिस को बंद कर चुकी है और बाकी तमाम मदरसों को भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। जब एक रिपोर्टर के जरिए इस इक़दाम के पीछे मकसद के बारे में पूछा गया तो असम के वज़ीर आला ने कहा कि नए हिंदुस्तान को मदारिस की नहीं, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान को मदारिस नहीं चाहिए, उसे यूनिवर्सिटियों, स्कूलों और कॉलेजों की ज़रूरत है। माजी में भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने अक्सर मदारिस की तादाद कम करने या वहाँ दी जाने वाली तालीम का जायजा लेने के लिए अपने इरादे का इजहार किया। आसाम में इस वक्त 3000 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मदारिस हैं। ख्याल है कि हेमंत बिस्वा शर्मा साल 2020 में कानून लाए थे जिसके जरिए तमाम सरकारी मदारिस को रेगुलर स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। असम के वज़ीर आला ने कहा कि रियासती पुलिस बंगाली मुसलमानों के साथ मिलकर काम कर रही है जिनका तालीम के तई रवैया मुस्बित है, जिसका मकसद मदारिस में अच्छा माहौल पैदा करना है। मदारिस में साइंस और रियाजी को भी मज़ामीन के तौर पर पढ़ाया जाएगा और तालीम के हक का एहतराम किया जाएगा और असातिज़ा का डेटाबेस रखा जाएगा। आप देखिए, एक समय हमारे दिल्ली का बादशाह मंदिर तोड़ने का बात किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का दिन में हम मंदिर का निर्माण करने का बात कर रहा हूं। ये नया भारत है, ये नया भारत है। जो नया भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से भी ताकतवर है। ये नया भारत है, जो नया भारत कोविड का समय अपने आप को मुकाबला करने के लिए अपना वैक्सीन खुद निर्माण कर सकता है। ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट भारत में भेजता है, ये नया भारत है। हम पाकिस्तान का अंदर जाके बम फेंकने का क्षमता ये नया भारत रखते हैं। ये नया भारत है और ये नया भारत को हमको बचा के रखना है। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बन बिहार के साबिक वज़ीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कन्वीनर जतिन राम मांझी ने एक बार फिर रामायण और राम के ताल्लुक से इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने रामायण को तस्वुराती और रावण को भगवान राम से बड़ा करार दिया। जुमे के रोज़ बिहार असेंबली में बीजेपी के हनुमान चालीसा के पाठ पर जब मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम से ज़्यादा मेहनती रावण थे। साथ ही उन्होंने कहा कि रामायण को ख्याली तस्वुर करते हैं। की
इस प्रकार का आचरण विधानसभा में नहीं होना चाहिए। अब हनुमान चालीसा को पढ़े, कोई और कुछ पढ़े, ये उचित बात नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री डिकोरम के अनुसार जो है नियम परिनियम, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और नारा भी विभिन्न प्रकार के लोग लगाते हैं, जय भारत की नारा हो या देश किसी वॉरियर जो हमारे हैं शहीद हुए हैं उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है वो सब ठीक नहीं है। और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं। तो हनुमान चालीसा में क्या आपत्ति? उनका कहना है कि रावण की लंका थी, उसको हनुमान जी ने जलाया था, संकट आया था। अब संकट है तो हम लोग सदन के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था, और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है। और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते हैं। नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात। पंजाब कांग्रेस के साबिक सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई 1 अप्रैल को हो सकती है। पूरी सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को बेनिफिट मिल सकता है। इससे पहले 26 जनवरी 2023 को उनके रिहा होने की आस जगी थी, लेकिन कैबिनेट को भेजी गई फाइल में उनका नाम न होने की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई। सिद्धू 20 मई 2022 को जेल गए थे, लेकिन उनकी रिहाई के लिए 19 मई 2023 तक इंतजार करना नहीं होगा। दरअसल उन्होंने पूरे साल में अपनी सजा के दौरान कोई छुट्टी नहीं ली, जिसके चलते हफ्ता व दीगर सरकारी छुट्टियों को काट दिया जाए तो अंदाजा है कि वो 1 अप्रैल को बाहर आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस 26 जनवरी की तरह तैयारियों का शोर नहीं मचाना चाहती। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में जुमे की दोपहर तक मलबे से 25 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 को मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां से 7 लोगों को ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया। जुमेरात को वहां कोल्ड स्टोरेज की 100 फीट लंबी छत ढह गई थी। पिछले 28 घंटे से रेस्क्यू जारी है। डीआईजी शलभ माथुर ने बताया कि अभी 3 लोग मिसिंग हैं, उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के अफराद खानदान को 2-2 लाख रुपए, संगीन तौर पर जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। सभी जख्मियों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक भाई को अस्पताल से बहन की लाश बाइक पर ले जानी पड़ी, क्योंकि उसे मांगने पर भी एक एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं दी गई। भाई लाश लेकर 5 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उसने बहन के सुसाइड करने की जानकारी दी और अस्पताल इंतजामिया की शिकायत की। लड़की इंटर में पढ़ती थी, फेल होने के डर से उसने जुमेरात के रोज फांसी ले ली थी। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां जुमे की सुबह उसकी मौत हो गई। मामला कोखराज थाने के अंबेडकर नगर मोहल्ले का है। मरने वाली लड़की का नाम निराशा था। भाई कुलदीप ने बताया कि बहन ने इंटर के पेपर दिए थे, पेपर अच्छे नहीं हुए थे, इसलिए वो परेशान थी। कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आने की खबर मिली तो उसे फेल होने का डर सताने लगा। जुमेरात तो वो घर वालों के साथ बैठी थी, कुछ देर बाद कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने कमरे में देखा, वहां वो पंखे में फंदा डालकर लटकी हुई पाई गई। इस पूरे मामले के बाद जब लाश हॉस्पिटल से ले जाने की बारी आई तो उस वक्त हॉस्पिटल ने कोई गाड़ी देने से इनकार कर दिया, जिससे मजबूरन उन्हें अपनी बाइक पर उसकी लाश ले जानी पड़ी। ब्रिटेन ने कोहिनूर हीरे को जीत के निशान के तौर पर टावर ऑफ लंदन में एग्जिबिट किया जाएगा। इसे 26 मई से आम लोगों के देखने के लिए खोला जाएगा। ब्रिटेन में रॉयल फैमिली के बाकी क्राउन ज्वेल्स के साथ कोहिनूर को भी शामिल किया जाएगा। ब्रिटेन में पैलेस को मैनेज करने वाली चैरिटी हिस्टोरिक रॉयल पैलेसेस ने कहा कि कोहिनूर को एग्जिबिट करने के साथ ही कई वीडियो और प्रेजेंटेशंस के जरिए
इसकी तारीख भी बताई जाएगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।